सो वेलकम बैक क्लास। चलिए हम लोग अब आते हैं आज तीसरी कड़ी में आ रहे हैं मेन वर्ब के। तो अभी तक हम लोगों ने उसके बारे में पूरा का पूरा नेचर समझा था कि मेन वर्ब क्या है, कैसे काम करता है। अब देखिए मेन वर्ब जो भी होता है, जितना तरह का हमने देखा कि वर्ब का पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, कोई भी फॉर्म, जितना भी फॉर्म हमने देखा मेन वर्ब, चाहे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में रहे, वर्ब के दूसरे फॉर्म में रहे, वर्ब के तीसरे फॉर्म में रहे, वर्ब के चौथे फॉर्म में रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कि सारा का सारा जितना भी है उसको इतना ही तरह का हम लोग मेन वर्ब बोलते हैं। जनरल फॉर्म में आपने दो टर्म्स तो बहुत कॉमन तौर पे सुना होगा, एक रेगुलर और इरेगुलर, और एक ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, है ना। चूंकि मेन वर्ब के यूज के हिसाब से इसका नाम दिया गया है। जैसे हम लोग भी क्या होते हैं कि जब अपने घर में होते हैं तो ठीक है बेटा है, मौसी के यहाँ चले गए तो मौसेरा हो गए, फुआ के यहाँ चले गए तो फुफेरा हो गए, लेकिन थोड़ा थोड़ा वर्क ऑफ नेचर चेंज होता है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है कि वही चीज है, मेन वर्ब है वही, बस क्या है कि यूज के हिसाब से इसका अलग अलग नाम दिया गया। ठीक है ना। सिमिलरली कुछ चीजें जो आपको नहीं पढ़ाई जाती है, किताबों में नहीं मिलती है, मैं उसको थोड़ा सा ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नेचर के हिसाब से वर्ब के, मेन वर्ब के नेचर के हिसाब से उसको और भी बोला गया। उसको एक लिंकिंग वर्ब बोला गया, डायनेमिक वर्ब बोला गया, स्टैटिक वर्ब बोला गया और कैटेनेटिव वर्ब बोला गया। ठीक है ना। अब ये क्या होता है, तो बिफोर गोइंग टू दिस पार्ट, रेगुलर, इरेगुलर और ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, हम थोड़ा सा इस पार्ट को बता देते हैं कि ये बेसिकली क्यों ऐसा बोला गया, है ना। तो देखिए कैटेनेटिव वर्ब क्यों बोलते हैं इसको। कैटेनेटिव वर्ब का मतलब होता है कि जब दो मेन वर्ब, मतलब दो मेन वर्ब आपस में एक के बाद एक जुड़ा रहे, एक साथ आ जाए, तो उसी को बोलते हैं कैटेनेटिव वर्ब। जैसे एग्जांपल के तौर पे आई वॉन्ट, वॉन्ट मेन वर्ब है, अब देखिए इसके बाद टू गो, तो ये ऑलरेडी पहले से था, वो इसके साथ आगे जुड़ गया, है ना। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं वांट और लाइक को क्या बोलेंगे, कैटेनेटिव वर्ब बोलेंगे। ठीक है। उदाहरण से आई लाइक रीडिंग, तो यहाँ पे ये वो पहले से था ही मेन वर्ब, और आगे जुड़ गया और पूरा मीनिंगफुल सेंस क्रिएट हो रहा है, इसलिए हम इसको वांट और लाइक को, वांट और लाइक को कैटेनेटिव वर्ब बोलते हैं। स्टैटिक वर्ब किसको बोलते हैं कि वो वर्ब जो वर्ब के चौथा फॉर्म, मतलब जिसका आईएनजी वाला फॉर्म जो है आपको नहीं बनाना है, आईएनजी के फॉर्म में ये यूज नहीं होगा। जैसे आई एम लाइकिंग यू नहीं हो सकता है, आई एम लाइकिंग यू, अभी देखिए सुनने में गंदा लग रहा है, लाइकिंग यू। आई एम बिलोंगिंग नहीं हो सकता, इसीलिए हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है ना। आई विश यू हैप्पी बर्थडे बोल सकते हैं, आई एम विशिंग यू हैप्पी बर्थडे। आप देखो क्या है कि सेंटेंस बना के उसका कुछ सेंस निकाल लेना, वो तो काम चलता है, वही हम लोग तो यही करते रहे ना। बट ग्रामेटिकल टर्म्स में इसको बोला जाता है कि वैसा वर्ब जिसका वर्ब का चौथा फॉर्म, आईएनजी वाला फॉर्म नहीं बनेगा, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक वर्ब। ठीक है। डायनेमिक क्या है, डायनेमिक मतलब दोनों नेचर में काम करेगा, मतलब ये एक्शन वाला भी रहेगा, नॉन एक्शन वाला भी रहेगा। तो इसीलिए जैसे फाइट, तो आई फाइट भी हो सकता है, आई एम फाइटिंग भी हो सकता है। तो इसलिए हम इसको मतलब जो सब में मजे से काम करे, पहला फॉर्म में काम करे, दूसरा फॉर्म में काम करे, तीसरा फॉर्म में काम करे, चौथा फॉर्म में काम करे, सब फॉर्म में काम करे, तो हम उसको डायनेमिक वर्ब बोलते हैं। ठीक है। फिर है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब बेसिकली बोला गया कि देखिए इज, आपको पता है कि इज आपको कहाँ पढ़ाए थे, इज आपको पढ़ाए थे, याद कीजिए आपको हम पढ़ाए थे इज ऑक्सिलरी वर्ब वाले में, लेकिन हम इसको कहाँ पे लिखे हैं, मेन वर्ब वाले में लिखे हैं। तो मेन वर्ब में इज कैसे आ गया, तो मेन वर्ब में इज क्या करता है, लिंक करता है, कि दो नाउन को लिंक कर दिया। ई नाउन इस नाउन के बराबर है, इसलिए जैसे आई एम अ टीचर, तो आई अ टीचर बराबर हो गया दोनों का पढ़ना। तो इसलिए इस दोनों को लिंक करने के लिए एक वर्ड, एक वर्ब जो हम लोग यूज किया, हम उसी को बोलते हैं लिंकिंग वर्ब, है ना। तो इसलिए इसको लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब तो है ही आपका। जैसे बिकम, ठीक है ना, ही बिकम्स अ टीचर, सेम चीज है, ही टीचर, दोनों बराबर हुआ, तो दोनों को लिंक कर रहा है कौन, एक मेन वर्ब आके बीच में बिकम, है ना। तो इसीलिए ये बिकम जो है इसको लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो ये सब चीजें हैं, आगे हम लोग एक एक क्लास आपको और बना के देंगे, आपको लिंकिंग वर्ब, डायनेमिक वर्ब, स्टैटिक वर्ब,
कैनेटिव वर्ब्स, ये सब पे। लेकिन फिलहाल आपको बस एक प्राइमरी टीचर समझना था जो आप समझ चुके हैं, समझ गए ना। अब हम लोग इसको बताते हैं, वापस आते हैं अपने रेगुलर, इरेगुलर और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसको हम। आप देखिए तो देखिए हम बोल रहे हैं कि वर्ब का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा फॉर्म। रेगुलर और इरेगुलर पहले देख लेते हैं, फिर ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव की बात करेंगे। अब देखिए रेगुलर इरेगुलर का चक्कर क्या है इसमें बेसिकली। तो देखिए अब समझिए आप। तो देखिए बेसिकली अब ये रेगुलर किसको बोलते हैं, ये रेगुलर क्या होता है, और इरेगुलर क्या होता है। तो देखिए रेगुलर बेसिकली कुछ है नहीं। रेगुलर का फॉर्म क्या होता है कि जब आप वर्ब का पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म और चौथा फॉर्म, तो कहा जाता है कि अगर आप वर्ब का दूसरा और तीसरा फॉर्म ईडी जोड़ के बनाइएगा, क्या जोड़ के बनाइएगा, ईडी जोड़ के बनाइएगा दोनों फॉर्म, तो वैसा सारा मेन वर्ब जो है वो रेगुलर कहलाएगा। और आपको ही पता है कि वर्ब का चौथा फॉर्म जो है वो तो परमानेंट क्या रहेगा, लास्ट में आईएनजी जोड़ देना है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे हम लेते हैं प्ले, प्ले, तो देखो प्ले, अब इसका दूसरा फॉर्म कैसे बनाइएगा, लास्ट में ईडी जोड़ देना है पहले वाला फॉर्म में। फर्स्ट वाले फॉर्म में पहला से दूसरा फॉर्म बनाने के लिए क्या करना है, V1 से V2 बनाने के लिए क्या करना है, तो जैसे V1 में प्ले है आपका, तो V2 बनाने के लिए क्या करना है, V1 में ईडी जोड़ देना है, तो बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा V2। तो इसीलिए प्ले के साथ जैसे ही आप ईडी जोड़िएगा तो ये बना दिया प्लेड, और ये हो गया वर्ब का दूसरा फॉर्म। तो इसीलिए प्ले का हो गया क्या, दूसरा फॉर्म प्लेड, तीसरा फॉर्म क्या हो गया, प्लेड। और यह वर्ब में पहले वाला फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, आईएनजी जोड़ते हैं, लिख दो नहीं दो आप, V1 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 है ना। तो पहला फॉर्म से दूसरा फॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं, V1 में ईडी जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे V1 में ईडी जोड़ेंगे, V में आईएनजी जोड़ेंगे, तो प्ले, प्लेड, प्लेड, और ये आपका हो गया प्लेइंग, है ना, ये आपका हो गया प्लेइंग, ठीक है। तो हम इसको रेगुलर बोलते हैं। तो वैसा सारा मेन वर्ब जिसको हम ईडी जोड़ के बनाते हैं, ईडी जोड़ के बनाएंगे, हम उसको बोलेंगे रेगुलर, ये दिमाग रख लीजिएगा। आप इरेगुलर बोलते हैं कि जिसमें ईडी जोड़ के नहीं बनाना है, कुछ जोड़ के बना लीजिए आप। जैसे एग्जांपल के तौर पे अब आते हैं यहाँ पे हम लोग, तो यहां पे अगर हमको बनाना है वर्ब का पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म, चौथा फॉर्म, तो एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए। जैसे हम लेते हैं स्पीक, अब ये देखो सब में अलग अलग हो जाएगा। स्पीक, इसका दूसरा फॉर्म बनाते हैं हम लोग स्पोक, देखिए स्पेलिंग डिफरेंट हो गया ना, SPE एक ही था, यहाँ पे SPOK हो गया, स्पोक, ये हो गया स्पोकन, लेकिन चौथा फॉर्म सबका सेम ही रहेगा, आईएनजी रहेगा, तो ये हो गया स्पीकिंग, है ना। तो जब क्या है कि इससे अलग ही हो गया, इससे अलग ही हो गया, इससे अलग ही हो गया, इसका सब अलग अलग है ना। इसी तरह से बहुत सारा है, जैसे कट, तो कट, 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 है ना। जैसे बाय, BUY बाय, बाउट, BOUGST बाउट, BOUGST, तो कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, कटिंग, बाइंग एंड सो ऑन। तो जब रेगुलर पैटर्न नहीं होता है, सबका देखो अलग अलग है ना, पूरा का पूरा सब अलग है एक दूसरे से, सब अलग अलग है,
तो कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, लेकिन रेगुलर में क्या है कि इसका रेगुलर पैटर्न है कि दूसरा और तीसरा फॉर्म चाहिए बनेगा, ईडी जोड़ के बनाएंगे। तो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर। याद रखिएगा 95% जितना भी मेन वर्ब है वो सब रेगुलर है, और 5% जो है ये हम एक अनुमानता बता रहे हैं, मतलब इसको ये आंकड़ा मत समझ लीजिएगा कि एकदम 5% के आसपास जो है वो इरेगुलर होता है। तो इसीलिए आपको देखिएगा कि इरेगुलर मेन वर्ब लिस्ट आपको मिलेगा पूरा का पूरा, बट कभी आपको जो है ना मतलब रेगुलर वर्ब लिस्ट नहीं मिलेगा। रेगुलर वर्ब लिस्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है आपको, उसमें क्या करना है, खाली ईडी जोड़ देना है बस। वर्ब का पहला फॉर्म ईडी लगाते जाइए, कुछ भी प्ले था तो प्ले प्लेट प्लेट हो गया, वॉक लिख दीजिए, देखिए वॉक वॉक्ड वॉक्ड वॉकिंग, किल किल्ड किल्ड किलिंग एंड सो ऑन, जो भी है ना, ये पूरा का पूरा। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि जब कभी भी आप रेगुलर वर्ब की बात करेंगे तो आपको रेगुलर वर्ब आपको समझ में आ गया, और रेगुलर वर्ब की बात करेंगे तो रेगुलर वर्ब में सब अलग अलग होता है, कुछ भी, ठीक है ना, पूरा का पूरा। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं इरेगुलर इरेगुलर के बाद, तो मुझे लगता है कि क्लियर हो गया आपको, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। पूरा का पूरा 95% जो मेन वर्ब है यूज करना अपने ऐसा नहीं, क्योंकि वो सबका सब रेगुलर होता है, वो सबका सब ईडी लगा खाली बना देना है। आपको मेनली पढ़ रहे हैं रेगुलर वर्ब का, तो रेगुलर वर्ब का एक पूरा क्लास आपको बना के देंगे आपको अलग से, क्योंकि अभी तक क्या है कि रेगुलर वर्ब को लोग रटते हैं, आपको रटना नहीं पड़े, हम लोग इस सिस्टम में जाएंगे आपके साथ, ठीक है। थैंक यू। अब रेगुलर और इरेगुलर की बातें जब हो गई आपको, तो अब देखिए अब हमने यहाँ लिखा था ये क्या, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का क्या चक्कर है, तो उसको भी देख लेते हैं। मुझे लगता है कि आपको रेगुलर इरेगुलर में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्लियर है, ठीक है। बस यही ध्यान रखना है कि दूसरा और तीसरा फॉर्म जब भी बनाना है तो ईडी लगा देना है, किसमें, वर्ब के पहले वाले फॉर्म में। समझ गए बात को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका रेगुलर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव फॉर्म। अब ये ट्रांजिटिव और दूसरा हम क्या बोल रहे हैं आपको, हम बोल रहे हैं इंट्रांजिटिव। दूसरा होता है इंट्रांजिटिव। अब ये क्या है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का चक्कर क्या है, तो इसको देखिए। जैसे एक वर्ब हम लोग लेते हैं, जैसे यहां पे हमने लिया था एक वर्ब लेते हैं किल, है ना, किल, ठीक है। तो किल का मतलब पता है कि हम किल क्या करते हैं, किसी दूसरे को किल करते हैं। तो यहां पे किल का मतलब होता है मारना, है ना, मारना, किल का मतलब मारना। अब देखिए अगर आप सेंटेंस बनाइएगा, जैसे हम लिखते हैं कि आई किल्ड, तो आपको लग रहा है कि सेंटेंस का पूरा मीनिंग आ गया, आपको नहीं लग रहा है कि यहां से यहां तक पहुंचे, ठीक है, ग्रामर के हिसाब से तो ठीक लग रहा है कि सब्जेक्ट है, वर्ब का दूसरा फॉर्म है, सेंटेंस बन सकता है इतना में बन सकता है, बट इसका सेंस से पूरा नहीं हो रहा है। आपके मन में लगेगा क्या, आई किल्ड, मतलब पूछेगा ना एक क्वेश्चन में क्या, तो जब तक वो क्या वाला एक वर्ड हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे तब तक इसका पूरा सेंस क्लियर नहीं हो रहा है। मतलब ये जो मेन वर्ब है इसका सेंस पूरा नहीं हो रहा है, इसका अकेले सेंस पूरा नहीं हो सकता है, इसके लिए वो चाहिए, वो नाउन इसके साथ चाहिए तभी ये पूरा होगा। तो आई किल्ड, अब यहाँ पे लिख देंगे कि अ टाइगर। अब देखिए इसका सेंस पूरा हो गया। तो कहा जाता है कि अगर कोई मेन वर्ब अपने बाद जब तक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेगा
तब तक उसका सेंस पूरा नहीं होगा, तो ऐसे वर्ब को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब वो विदाउट ऑब्जेक्ट वो कभी भी सेंस उसका पूरा होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए इसके नेचर के लिए कि इसको चाहिए एक ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अब एक दूसरा इंट्रांजिटिव, मतलब इसको ई सब से कोई मतलब नहीं है। जैसे एक दूसरा हम लेते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए, एक लेते हैं डाई, DIE, डाई। डाई मतलब हो गया मरना, मरना। किल मतलब मारना, देखिए ना हिंदी में ना, मारना मतलब किसी और को मारना, अब मरना मतलब खुद देते हैं बोल गए, है ना। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लिखते हैं, जैसे he died, अब देखिए यहाँ पे वह मर गया। तो अब ये जो मेन वर्ब है, इसको कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत है सेंस पूरा देने के लिए? कोई जरूरत नहीं है, इसी से काम पूरा हो गया सेंटेंस का। तो ही डाइड माना खत्म। तो ही डाइड मीन्स वो मर गया, सेंटेंस का पूरा मीनिंगफुल एक आ रहा है, सेंस आ रहा है। तो इसीलिए डाइड को हम बोलते हैं क्या, ये इंट्रांजिटिव है, इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, है ना। इसके बाद इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं है इसको, है ना। लेकिन यहाँ पे जो देख रहे हो ट्रांजिटिव जो वर्ब होता है, तो वो क्या होता है, उसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए ये दो बात समझ गया। तो किल और डाई समझ गया ना। तो किल हो गया ट्रांजिटिव, क्यों, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट चाहिए इसको सेंस को पूरा करने के लिए। और डाई हो गया इंट्रांजिटिव, क्यों, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं ऑब्जेक्ट का, वो होते हुए काम चला ले अपने आप सफिशिएंट है। अब ये क्या होता है कि एक मेन वर्ब ऐसा होता है जो इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव दोनों होगा, मतलब टू इन वन बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लिखते हैं आई स्पीक इंग्लिश। तो ये देखो आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। तो स्पीक के बाद आप क्या देख रहे हो, स्पीक के बाद ये ऑब्जेक्ट आया हमारा पास, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया, है ना। अगर हम सिंपली लिखते हैं आई स्पीक, तब भी ये सेंस देगा, तब भी ये सेंस पूरा दे रहा है ना। तो स्पीक के बाद क्या देखें कि ऑब्जेक्ट आया, तब भी एक सेंस पूरा दे रहा है, आई स्पीक इंग्लिश। और अगर नहीं भी आ रहा है तब भी ये सेंस दे रहा है, आई स्पीक, मैं बोलता हूं। तो स्पीक यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये जो देख रहे हो स्पीक, ये ऑब्जेक्ट के साथ भी काम करेगा और इसको विदाउट ऑब्जेक्ट भी काम करेगा, मतलब इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो वैसा मेन वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ भी काम करेगा और विदाउट ऑब्जेक्ट भी काम करेगा, तो हम इसको बोलते हैं कि ये दोनों है, ट्रांजिटिव भी है और इंट्रांजिटिव भी है। तो ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजी जब आप पढ़ते हैं, तो अंग्रेजी पढ़ने में खासकर जब डिक्शनरी पलटिएगा, तो डिक्शनरी में हर वर्ड के बाद आपको दिखेगा शॉर्ट फॉर्म, ग्रामेटिकली शॉर्ट फॉर्म। अगर कोई शब्द नाउन रहेगा तो उसके आगे लिखा रहेगा एन डॉट। उसी ढंग से ध्यान रखिएगा कि जितने भी मेन वर्ब है, जितना भी मेन वर्ब है आपका, सारे मेन वर्ब, जितना भी मेन वर्ब होगा, तो डिक्शनरी में जब भी कोई वर्ड लिखा रहेगा, तो जैसे अगर किल लिखा रहेगा, देखिए समझिए कैसे लिखा रहेगा। जैसे किल है तो किल लिखा रहेगा कि भैया ये वर्ब है, तो इसका आगे लिखा रहेगा भी डॉट, ये वर्ब तो है ना। और इसके आगे में लिखा रहेगा कि ये भी टी है, ऐसा भी लिखा रहेगा भी डॉट टी, मतलब ये वर्ब ट्रांजिटिव है, ठीक है ना। लेकिन जैसे अगर डाई लिखा रहेगा, डाई, तो उसमें लिखा रहेगा वर्ब तो है ही, और उसके बाद लिखा रहेगा आई, भी आई, मतलब वर्ब इंट्रांजिटिव है। अब अगर स्पीक लिखा रहेगा तो ये कैसा लिखा रहेगा, स्पीक, तो इसके बाद दोनों लिखा रहेगा, ध्यान रखिएगा। इसका लिखा रहेगा भी डॉट आई और डॉट टी, तो भी आई टी, वर्ब इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव दोनों। तो आपको प्रयास ये करना है कि आप डिक्शनरी में ज्यादातर
आपको जो वर्ब अपना शुरुआती के दौर में सीखना चाहिए वो आपको सीखना चाहिए वर्ब इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव नेचर का जो होता है वो, ठीक है ना। क्योंकि इसको सीखने से फायदा क्या होगा कि आपको सेंटेंस को सेंसफुल बनाने में दिक्कत नहीं होगी। बाद में फिर हम लोग उसमें से निकालते रहेंगे कौन ट्रांजिटिव है, कौन इंट्रांजिटिव है, कौन सब्जेक्ट के साथ काम करेगा, कौन विदाउट सब्जेक्ट काम करेगा, विदाउट ऑब्जेक्ट काम करेगा, सॉरी, है ना। तो ये सब चीज हम लोग देखते रहेंगे, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि अब आपको एक ओवरव्यू समझ में आ गया होगा, है ना, कि ट्रांजिटिव क्या होता है, इंट्रांजिटिव क्या होता है, रेगुलर क्या होता है, इरेगुलर क्या होता है ना। ये सारा का सारा नेचर है पूरा का पूरा। और हम लोग इस पे और भी एक विस्तृत डिटेल में आपको बता के देंगे एक पूरा का पूरा क्लास। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि बेसिक तौर पे आपको जितनी जानकारी चाहिए आपको उतनी जानकारी हो चुकी है। और अब आपको मेन वर्ब के तकरीबन सारे नेचर से उसका जितना तरह का क्रिया चरित्र होता है वो सब आपके पास है। अब हम लोग चलेंगे इसको कंजुगेट करेंगे। क्या होता है कंजुगेशन का मतलब ये होता है कि बेटा जब जवान हो गया तो अब शादी करने के लायक हो गया, तब उसकी शादी करेगी। तो शादी करने के लिए क्या है कि उसको वो कन्या उसके लिए ढूंढना पड़ेगा, उस कन्या के साथ उसका जो है क्या उसको बोलते हैं मीन्स बरमाला पहनाया जाएगा, दोनों को साथ में मिलाया जाएगा। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि मेन वर्ब जो अभी तक हमने पढ़ा और ऑक्सिलरीज वर्ब जो हमने पढ़ा था, अब ये दोनों आपस में कैसे मिलेगा और मिलके एक फैमिली कैसे बनाएगा, सेंटेंस के फॉर्मेशन को कैसे लाएगा, है ना। तो हम लोग चलिए देखते हैं अगली क्लास में आपको दिखाएंगे कि मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में आपस में जो रिलेशन होता है वो कैसा रिलेशन होता है, कितना लंबा रिलेशन होता है और कैसे वो आपके दिमाग में रहेगा कि ताकि आपको लिखने और बोलने में कोई दिक्कत नहीं हो। बाय बाय, आज के लिए बस इतना ही।